हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भोपाल में। एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की भोपाल की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अनिल पाटीदार आज शुरू करने जा रहा हूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, नॉन टेक का ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और कुछ चीज़ें इसमें बहुत सारी ऐसी है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं आर्टिकल्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि आर्टिकल्स को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि बहुत ही आसानी से आप आर्टिकल्स को याद कर लो। सबसे पहले शुरुआत करूं मैं भारतीय राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करूं तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकली क्या बैकग्राउंड रहा था, या जब भारत का संविधान बनाया गया था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया होगा, तो क्या रहा होगा पहले, या अंग्रेजों का क्या कुछ योगदान था इसमें। तो बिल्कुल इसे कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के समय से ही हो गई थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में अंग्रेजों ने दो तरीके से शासन किया था। अंग्रेजों के जो दो तरीके से शासन होते हैं उसमें पहला जो शासन होता है वो है कंपनी रूल, कंपनी का शासन। आपको पता तो होगा ना कि भारत में अंग्रेज जब राज कर रहे थे तो हम लोग अक्सर ऐसा मोटे तौर पर बोल देते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक शासन किया। लेकिन वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो 200 साल का शासन किया है ना, ये 200 साल का शासन जो है वो टुकड़ों में किया है, यो माने कि दो भाग में किया है। अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, 1773 से जब शुरुआत होती है अंग्रेज के शासन की, या यूं कहो कि प्लासी के बैटल से शुरुआत होती है। शायद आपने प्लासी का वो युद्ध तो पढ़ा होगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध हुआ था। बहुत हिस्टोरिकल, एक बड़ा अच्छा सा वार माना जाता है। इस वॉर में सिराजुद्दौला हार गया था और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1757 से, ये प्लासी का युद्ध का डेट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसके शासन की शुरुआत होती है 1757 से। लेकिन इसकी पॉलिसीज इतनी खराब रहती है कि जिसकी वजह से 1857 तक आते आते इंडिया के लोग रिवॉल्ट कर देते हैं। इतनी खराब नीतियां होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की कि भारत के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं और धीरे धीरे मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया वो 1857 का रिवॉल्यूशन, ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 शुरू होता है। और 1857 में हमने जब रिवॉल्यूशन किया उनके खिलाफ तो अंग्रेज सरकार हिल गई थी, और इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि अब कंपनी का रूल खत्म करना पड़ेगा। और 1857 में कंपनी का रूल खत्म किया गया और महारानी क्वीन विक्टोरिया ने एक अनाउंसमेंट किया था, एक रॉयल, एक प्रोक्लेमेशन बोल सकते हैं उसको, एक शाही घोषणा पत्र साइन किया था। और उस घोषणा में लिखा हुआ था कि अब भारत में कंपनी का शासन समाप्त होता है। और भारत में कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद अब सारा जो शासन का जिम्मा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी पावर है, वो अब हम हमारे हाथ में ले लेते हैं। यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होगा अब सारा वो हम डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाएगा। और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सारी पावर हथिया ली गई थी। तो ये कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने दो तरीके से शासन किया। एक, इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया था। और एक शासन काल वो आता है जो 1857 के बाद से शुरू होता है, जिसे हम लोग क्राउन रूल भी कहते हैं या क्राउन राज भी कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये क्राउन राज भी शुरू हो गया था। क्राउन राज शुरू होता है 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद, और ये 1947 तक चलता है। लगभग 90 साल का क्राउन राज रहा। और उससे पहले 100 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रूल, और क्राउन राज को बोलते हैं डायरेक्ट ब्रिटिश रूल। तो इस जब भी ब्रिटिश सरकार भारत में राज करने की कोशिश उन्होंने की, और भारत में अच्छे से राज भी किया उन्होंने सालों तक, तो जब भी ये लोग कुछ नया बदलाव लाते तो उसके लिए ये एक्ट पारित करते थे। खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी एक्ट आपको मिलेंगे उनका नाम चार्टेड ही था, चार्टर एक्ट के नाम से बड़े फेमस हुए थे। सभी एक्ट चार्टर एक्ट ही कहलाए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी के ही रेगुलेशन करने के लिए, एक कंपनी को ही इन लोगों ने कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद से एक कानून पारित होकर आया था, और उस कानून का नाम होता है चार्टर एक्ट।
इस सीरीज में हम लोग सारे चार्टर में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चार्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चार्टर एक्ट की जानकारी आपको लेनी है। पहली बात तो ये कि ये चार्टर एक्ट लाया गया था किसके लिए, अंग्रेजों को ही कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने के लिए चार्टर एक्ट लाया गया था। दूसरी बात है कि चार्टर एक्ट हर 20 साल में लाया जा रहा था। जैसे 1773 में पहला चार्टर एक्ट लाया गया था, लेकिन इस चार्टर एक्ट का नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट। जो पहला चार्टर एक्ट था उसका नाम क्या रखा गया था, जो आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में लाया गया था, यह पहला चार्टर एक्ट था। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि पहला चार्टर एक्ट था, लेकिन दूसरा चार्टर एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट नहीं था। भले ही आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दिखाया हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट भी एक अधिनियम था, लेकिन ये कोई चार्टर नहीं था। क्योंकि ध्यान रखना, चार्टर केवल उसी को कहा जाएगा जो केवल 20-20 साल के अंतराल में आएगा। यही रूल बनाया गया था कि हर 20 साल में बनाया जाएगा। ये 20 साल क्यों रखा गया था, इसका भी कारण था ना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया था, उसमें लिखा गया था कि अगले 20 साल तक व्यापार और प्रशासन, आने वाले 20 ईयर का एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड का जो मोनोपोली है, जो पावर है, वो आपको दी जा रही है। तो अगले 20 साल तक देश में शासन भी आप करोगे इंडिया में, और देश में व्यापार जो ट्रेड होना है वो भी आपके हाथ में होगा। तो आने वाले 20-20 साल का दिया गया 20 ईयर के लिए। अब 20 साल खत्म होने वाले थे 1793 में। इसके बाद नेक्स्ट चार्टर कब आता, 1793 में। 1793 का चार्टर मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते और बहुत ज्यादा बदलाव उसमें थे नहीं, इसलिए उससे पहले ही 1793 से पहले ही सरकार को लगा, अंग्रेज गवर्नमेंट को लगा कि कुछ बदलाव चाहिए। तो बीच में ही उन्होंने एक एक्ट पारित किया था 1784 में, जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन ये कोई चार्टर नहीं था, ध्यान रखना, चार्टर तो 20 साल वाला ही बोलेंगे। अब 1793 के बाद 20 साल वाला चार्टर जो आएगा वो 1813 में आएगा, और वो चार्टर आपके सामने लिखा हुआ है, चार्टर एक्ट 1813 1813, चार्टर अधिनियम 1813 1813। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्टर आया वो आया था चार्टर एक्ट 1833, इसके 20 साल जोड़ दो, फिर इसके 20 साल जोड़ दो। हर चार्टर एक्ट में एक बड़ी कॉमन बात थी। क्या कॉमन बात थी? कॉमन बात ये थी कि हर चार्टर आपको अगले 20 साल के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने का, ट्रेड करने का पावर दे रहा था। आप अगले 20 साल तक इंडिया में रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो आखिरी चार्टर था, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर अधिनियम 1853, इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं मिलता है कि आपको अगले 20 साल के लिए काम करना है। इसीलिए इसका मतलब साफ समझ में आ गया था कि इंग्लैंड की जो सरकार थी वो 1853 में समझ गई थी कि आगे इनको 20 साल का कार्यकाल नहीं देना है, कभी भी खत्म कर सकते हैं, और 58 में इसको खत्म कर ही दिया गया। इसको ऐसे समझिएगा कि चार्टर एक्ट जो लाए गए थे वो कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे। वो किस पर कंट्रोल करने के लिए लाए गए थे? वो इनके लिए रूल बनाए गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज खराब हुई, बहुत सही पॉलिसीज नहीं थी उनकी, इस वजह से फिर हमको क्या करना पड़ा, क्षमा करें, हमको नहीं, ब्रिटिश सरकार को क्या करना पड़ा, बदलाव करने पड़े, और महारानी विक्टोरिया ने रॉयल प्रोक्लेमेशन की घोषणा की थी। मैं आपको बता दूं कि वो जो रॉयल प्रोक्लेमेशन जो था, वो शाही घोषणा पत्र की जो घोषणा की गई थी, वो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में की गई थी। जैसे आज हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, अल्फ्रेड पार्क का नाम भी चेंज हो गया है, अब उसका नाम चंद्रशेखर आजाद रखा गया है। तो वो अल्फ्रेड पार्क कहलाता था पहले, और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में लॉर्ड कैनिंग साहब जो थे, जो कि उस समय के कंटेम्पररी, उस समय के वो गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, लास्ट थे वो, उन्हीं को वायसराय बना दिया गया था। वही वायसराय बन गए थे क्राउन राज में, और उन्होंने वो रॉयल चार्टर एक्ट जो है, रॉयल प्रोक्लेमेशन जो घोषणा पत्र था, शाही घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का, वो उनने साइन किया था। कनेक्ट करने का प्रयास करना, सारी चीजें बता रहा हूं यहाँ पे मैं। आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि जब सरदार पटेल साहब आजादी के समय देश को एक कर रहे थे, एकीकरण कर रहे थे, तब आपने जरूर सुना होगा कि 562 रियासतों को एक कर दिया था लौह पुरुष ने। ये तो जरूर सुना होगा आपने। वो 565 रियासतें अलग राजा महाराजा कैसे रह गए थे जब देश में अंग्रेज राज कर रहे थे? वो इसलिए छूटे रह गए थे, इसलिए छूट रह गए थे, क्यों? क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ये तो आप जानते हैं। 1857 से पहले, यानी ये जब आया इससे पहले किसका शासन था इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC यहाँ पर रूल करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड डलहौजी जैसे व्यक्ति भी हुए जो बहुत फेमस हुए, आज भी हम जानते हैं उनको।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड वेलेजली जैसा लोग भी हुआ है, ये लॉर्ड वेलेजली हुआ या लॉर्ड डलहौजी हुए, इन दोनों की जो नीतियां थी वो बहुत कमाल की थी। लॉर्ड डलहौजी की आपने पॉलिसी सुनी होगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत, हड़प नीति, ये नीति आपने सुनी होगी। लॉर्ड वेलेजली की भी नीति आपने सुनी होगी। लॉर्ड वेलेजली साहब ने भी एक पॉलिसी लेकर के आए थे जिसका नाम था विलय का सिद्धांत, क्षमा करें सहायक संधि, सब्सिडायरी अलायंस, यानी सहायक संधि प्रस्तुत करेंगे, अगर आप मानते हो तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम आप पर कब्जा कर लेंगे। और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया था और बहुत सारे रियासतों को अपने हाथ में मिला लिया था। इन्हीं रियासतों की वजह से वो 57 का रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इसी वजह से तो महारानी विक्टोरिया ने वो घोषणा पत्र जो अल्फ्रेड पार्क की जो मैं बात कर रहा था ना आपसे अभी, उसमें ये बोला गया था कि अब किसी भी रियासत को हड़पा नहीं जाएगा। तो 1857 के बाद जो रियासतें हड़पी नहीं गई थी वो आपको आखिरी में भी दिखती, वो रियासतें सारी 1857 में बहुत सारी रियासतों ने उनका हेल्प भी किया था, वो अलग बात है। तो यहां तक समझ गया आप। अब क्राउन राज की शुरुआत होती है 1858 से, 1858 से, और पहला ही अधिनियम पारित किया जाता है। अब सीधा अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं, खुद क्राउन राज कर रही है, तो उसका नाम ही क्या रख दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, ये अधिनियम आना शुरू हो गया था। यानी अब जो अधिनियम आएंगे वो कोई चार्टर नहीं होंगे, वो चार्टर नहीं होंगे, वो भारत में रिफॉर्म के लिए लाए जा रहे हैं। अब उसका नाम ही उन्होंने क्या रख दिया, भारत शासन अधिनियम। अब आपको कोई चार्टर वार्टर नाम से नहीं बोलेंगे, अब भारत के ही नाम से सारे अधिनियम आना शुरू हो गए थे। अब इसमें खासियत क्या थी, इसको उन्होंने बोल दिया कि हम अच्छा शासन लेके आएंगे, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में आए कौन से अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते, दैट इज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलो इसको छोड़ो, आगे की बात करते हैं। फिर जब उनको लगा कि कुछ रिफॉर्म करने हैं, तो रिफॉर्म करने के लिए वो लोग लाए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे हम लोग एक एक एक्ट को पढ़ेंगे, तब सारी चीजें आपके सामने क्लियर होना शुरू हो जाएगी। तो घबराने की उसमें भी जरूरत नहीं है कि हम लोग डर जाए कि क्या है ये इंडियन काउंसिल एक्ट। जहां जहां आपको दिख जाए ना काउंसिल काउंसिल काउंसिल, इसका मतलब समझ जाना कि जो उस समय गवर्नर की काउंसिल हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, विधायी परिषद हुआ करती थी, उस परिषद की संख्या बढ़ाने के लिए लाया जा रहा था और कुछ भी नहीं था ये, इसमें यही बातें थी। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बड़ा अच्छा रिफॉर्म था, मॉर्ले मिंटो नाम से फेमस हुआ था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये है सब वही भारत शासन अधिनियम 1919 ही बोलते हैं इसको। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रखने से या मॉर्ले मिंटो रखने से हमको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉर्ले और मिंटो यानी लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो उस समय सचिव हुआ करते थे भारत के, और मिंटो वायसराय थे। ये वायसराय और सचिव दोनों मिलकर के, वायसराय को मान लो राष्ट्रपति, सचिव को मान लो प्रधानमंत्री, यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर के जो जो अधिनियम ला रहे थे उसमें उनका नाम दे दिया गया, क्योंकि ये तैयार इन दोनों ने किया था, इस वजह से उनका नाम दे दिया गया। तो इसमें भी टेंशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इंडियन पॉलिटी में इस सेक्शन से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछे गए हैं तो 1935 के अधिनियम से पूछे गए। कारण है उसके पीछे क्यों पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1935 से पूछने का कारण यह है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको जब बनाया गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल बता रहा हूं मैं? 395 आर्टिकल है भाई साहब। अब 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल, लगभग आधे से ज्यादा, अप्रोक्स 50% से ज्यादा आर्टिकल जो है वो इसी अधिनियम से लिया गए थे। 1935 के अधिनियम से आधे से ज्यादा आर्टिकल्स को लिया गया था। बस यही कारण था कि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये अपने आप में हमारे संविधान से पहले का संविधान कहा जाता है और बहुत सारी चीजें इसमें बदली गई थी, इसलिए यहां से क्वेश्चंस तो बनते हैं। और इसी के बाद कारवां शुरू हो गया था भारत के संविधान को बनने का। तो बहुत सारी कहानियां पढ़नी है, वो बिल्कुल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं खत्म करूंगा इस बैकग्राउंड को, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें क्या क्या अंग्रेजों ने बदलाव किए, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए वापस से शुरुआत करते हैं, हम कंपनी रूल से ही शुरुआत करते हैं, जब कंपनी का शासन शुरू हुआ। लेकिन सोचने की बात है, आखिर कंपनी का शासन क्यों शुरू हो गया, क्या कारण था कि कंपनी का शासन शुरू हो गया। थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट या हिस्ट्री को मैं यहाँ टच करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा इतिहास में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों को यहाँ पर उकेरने का प्रयास करेंगे। ये 1773 का जो एक्ट है, ये हमें क्यों जरूरत पड़ी है, इसकी जरूरत क्या क्यों पड़ी कि हमें इसको लाना पड़ गया था।
जो 1773 के एक्ट में ऐसा कहा गया कि अब भारत में अंग्रेज शासन करेंगे। क्यों ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में ही इंडिया में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहली बार 1600 एडी में ही भारत में आ चुकी थी, 1600 एडी में आ गई थी। और इन्होंने एक शाही फरमान लेकर के आए थे। शाही फरमान पहले होता था कि शाही फरमान अगर आप लाए हो, ये रॉयल चार्टर बोलते थे इसको, और ये जो मोनोपोली के लिए लिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी ना 1600 में, तब इनको वहां की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी उस समय, जब अकबर का शासनकाल चलता था, तब की बात बता रहा हूं मैं। और जहांगीर आ गया था उसके बाद। तो अकबर की बात करें तो अकबर की समकालीन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर जब था तब इंग्लैंड में कौन सी महारानी थी, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया था। तो जब अकबर भारत में शासन कर रहा था, जब अकबर का रूल इंडिया में मुगल पीरियड चल रहा था, तब अकबर के समकालीन कंटेम्पररी जो रानी थी वो थी एलिजाबेथ प्रथम। और उसी एलिजाबेथ फर्स्ट से ये लोग रॉयल चार्टर लेकर के आए थे। और ये रॉयल चार्टर क्या था, इसमें इनको मोनोपोली दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिली थी, व्यापारिक एकाधिकार मिला था। ये व्यापारिक एकाधिकार मैं यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी बात मैं आगे 1833 में करने वाला हूं। 1600 में ही ये लोग व्यापार का एकाधिकार, एक का अधिकार, दैट इज कॉल्ड एकाधिकार। मतलब साफ बात है कि इंग्लैंड से इंडिया में अगर कोई कंपनी जाएगी, इंग्लैंड से इंडिया में अगर कोई कंपनी जाएगी तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी। और उसके अलावा उस भारत से कोई दूसरी ब्रिटेन की कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती, क्योंकि उसी का एकाधिकार है, उसके अलावा दूसरा ट्रेड नहीं कर सकता। समझ में आ गया? तो ये मोनोपोली का मतलब ये होता है कि एक ही राज करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। बात समझ में आई? तो मोनोपोली से इनको बहुत फायदा हुआ कि इंडिया में मोनोपोली लेकर के आए, 1600 एडी में लेकर के आए। लेकिन 1600 एडी से लगातार व्यापार कर रहे थे, अलग अलग जगह पर बस्तियां बसाई, कभी सूरत में बसाई, कभी साउथ में उधर मछलीपट्टनम के साथ चले गए, कभी मद्रास के आसपास गए, तो कभी बंगाल में आ गए। लेकिन फाइनली जब बंगाल में अंग्रेज आए, कासिम बाजार पर इन्होंने कब्जा किया, तब इनको वो चाबी मिल गई थी शासन करने की। रॉबर्ट क्लाइव ने वो युद्ध जीत लिया। उनको भी नहीं पता था कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं कि व्यापार। आखिरी तक उनने ये क्षमा करें, ट्रेड कर रहे थे कि शासन करने की मंशा तो उनकी आखिरी तक नहीं थी। लोग बोलते कि बहुत पहले से ही सोच के आए थे, नहीं सोच के आए थे, वो एक ट्रेड कंपनी थी। अगर अंग्रेजों को शासन ही करना होता तो किसी कंपनी को नहीं भेजते, वो सीधा अंग्रेज ही शासन करने के लिए आ जाते। क्राउन क्यों नहीं आया फिर? तो वो अपना केवल ट्रेड कर रहे थे। और जैसे ही उनको वो युद्ध समझ में आया कि यार ये 1757 का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने जीत लिया, और क्लाइव ने जैसे ही युद्ध जीता वैसे ही सारा काम वहां पर खत्म हो गया, और बंगाल बिहार की जो दीवानी राइट्स थे वो इनको मिलने लगे। आपको पता है प्लासी का जो बैटल है यही टर्निंग पॉइंट है। 2 युद्ध याद रखना इतिहास में, 2 युद्धों ने इतिहास बदल दिया है। अगर वो युद्ध हम जीत जाते, जीतने की संभावना पूरी थी, दोनों युद्ध धोखे से जीते गए थे। पहला युद्ध तराइन का सेकंड वॉर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान एक तरफ था और एक तरफ था मोहम्मद गोरी। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया वो 1192 का जो युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान साहब हार गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गया था, और भारत में मुस्लिम शासकों की शुरुआत हुई थी, सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो दूसरा युद्ध इतिहास में माना जाता है वो माना जाता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। प्लासी के युद्ध जैसे ही सिराजुद्दौला हारा, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होगी। एक बड़े काल की शुरुआत हुई है, मान के चलो आप, या यूं कहो कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है उस युद्ध से, और आधुनिक भारत की शुरुआत होती है इस युद्ध से। अगर ऐसा समझोगे तो आपको इजीली चीज समझ में आ जाएगी। तो ये भारत में शासन की शुरुआत हो गई, और ये क्लाइव साहब युद्ध जीत गए। लेकिन क्लाइव ने धोखाधड़ी की थी ना सिराजुद्दौला के साथ में, उसके सेनापति को इन्होंने अपने अंडर में लेकर के युद्ध हरा दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेज कमजोर थे। अंग्रेज तब ज्यादा पावरफुल हुए जब अंग्रेजों ने एक और बैक टू बैक दूसरा युद्ध जीत लिया था। बैक टू बैक नेक्स्ट जो युद्ध था 1764 का, दैट इज बक्सर का बैटल। ये बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया था, और बक्सर वॉर जीता था, लेकिन एक अकेले से नहीं जीता था। बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब ऑफ बंगाल उसके अगेंस्ट था, और नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला उसके अगेंस्ट था, और मुगल सम्राट, मुगल जो एम्परर थे उस समय, उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने हरा दिया। इसका मतलब अंग्रेज में दम तो था।
उसको हराने के बाद तो मानो अंग्रेजों की लॉटरी खुल गई और उसी के साथ इन लोगों ने बंगाल को लूटना शुरू किया, क्योंकि जैसे युद्ध जीते इन लोगों को टैक्स कलेक्शन राइट्स मिल गए, दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। जैसे ही अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इनको दीवानी राइट्स का मतलब होता है सिविल राइट्स यानी टैक्स कलेक्शन राइट, इन्होंने गांव गांव से, किसानों से तक भी हड़पना शुरू कर लिया और बहुत ज्यादा महंगी अपनी चीजें बेचते। लेकिन कंपनी चल रही घाटे में, कंपनी के अधिकारी लूट रहे थे, कंपनी के अधिकारियों को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कंपनी फिर भी कहां चल रही है, कंपनी चल रही घाटे में। क्यों? क्योंकि सारा लूट जो है वो कंपनी के अधिकारी ले रहे हैं, जबकि कंपनी को 10 मिलियन पाउंड का घाटा हो गया था, शायद 10 मिलियन पाउंड, 10 लाख पाउंड का, मिलियन नहीं, 10 लाख पाउंड का उनको घाटा हो गया था। तो 1 मिलियन पाउंड का उनको घाटा हुआ था। इतना घाटा सरकार ने खुद चुका है, जबकि इतना फायदा मिल रहा था वहां के लोगों को। तब कंपनी का सूझबूझ, कंपनी की आंख खुली, नींद खुली, समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। इसीलिए कंपनी ने कंपनी के ही लोगों को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक चार्टर जारी किया। ये कंट्रोल करने के लिए था, जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस चाहूंगा यहाँ पर, तो इसको समझाने के मैं यहाँ समझा देता हूं आपको। हुआ ये कि भारत जो है, मैं भारत का पूरा मैप नहीं बनाऊंगा, मैं केवल उन एरिया को बता दूंगा जहां जहां पर भारत में इन्होंने शासन किया। तो भारत की अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये यहां पर था आपका मुंबई, बॉम्बे, बॉम्बे, सब जगह शासन थोड़ी करते थे। बॉम्बे, दैट इज मद्रास, दैट इज बंगाल, बंगाल, 3 जगह पर शासन था इनका, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। इन 3 प्रेसिडेंसियों पर काम करते थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या थे, गवर्नर थे इनके पास, गवर्नर काम करते थे। अब सब अपना अपना काम कर रहे थे, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो 1773 का पहली बार ये लोग क्या लेकर के आए, चार्टर एक्ट लेकर के आए। क्या लेकर के आए, चार्टर एक्ट लेकर के आए। और इस चार्टर के द्वारा इन्होंने बताया कि, चार्टर एक्ट में बताया कि अब हम लोग क्या करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे, टू कंट्रोल दी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले भाई कंट्रोल करना है तो सारी पावर को एक जगह ले जाओ। भाई अगर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को हमको कंट्रोल करना है तो सबसे पहले सारी पावर एक जगह इकट्ठी कर दो। तो सारी पावर एक जगह इकट्ठी करी, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी सबसे पहले इस समय, जब बंगाल में सारी पावर दे दी। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ रहे हो, जब सारी, सॉरी क्षमा करें मैंने उल्टा लिख दिया, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। इसमें बोलते हैं हम लोग केंद्रीकरण की शुरुआत। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा होता है, और केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना। इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइज कर दी थी सारी पावर, सेंट्रलाइजेशन हो चुका था पावर का, क्योंकि सारी पावर मद्रास, बॉम्बे की सारी पावर को कहां डाल दिया, बंगाल के पास डाल दिया था इन लोगों ने, बंगाल के पास चली गई। और जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर तो मद्रास में भी था, गवर्नर बॉम्बे में भी था, गवर्नर बंगाल में भी था। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उस समय, इन दोनों गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के सब्सिडारी कर दिया, यानी नीचे कर दिया, अधीनस्थ कर दिया था। अब हुआ यह कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदला गया और बदल दिया गया। बंगाल का गवर्नर बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स का काल चल रहा था, इसलिए बोलते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पीछे जनरल लिख दिया जाए, सारी सैन्य शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। इसका मतलब सारी पावर अब किसके पास आ गई थी, इन दोनों की भी पावर जो है उसी के पास आ गई थी। इस प्रकार भारत में पहली बार केंद्रीकरण की शुरुआत होती है, सारी शक्ति एक जगह होगी और ये कंट्रोल आसानी से कर सकते थे। अब इनने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये देखिए, गवर्नर जनरल की पोस्ट दे दी गई थी बंगाल के गवर्नर को, उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने, पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। कहां के बने, ये बने थे बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बने। और इनने क्या किया कि भाई हमें कैसे पता कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो ईमानदारी से काम करेगा।
इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स की हेल्प के लिए 4 मेंबर की परिषद बनाई गई, 4 मेंबर काउंसिल बनाई गई, और 4 मेंबर की यह परिषद जो है अब ये हेल्प करेगी किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन लेगा, गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेगा, वो सारे निर्णय सीधे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताती। इसका मतलब ब्रिटिश डायरेक्टली इन पर कंट्रोल करने लगा था, यानी गवर्नर जनरल अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला क्षमा करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। भारत मत बोल देना, क्योंकि भारत पर राज नहीं करते थे 1773 में। 1773 में खाली 3 प्रेसिडेंसी थी इनके पास में। जब जब ये एक्सपैंड हुआ, इनका पूरा इन्होंने प्रशासन बढ़ाना शुरू किया, पूरे भारत पर कब्जा किया, तब बोल सकते थे कि इंडिया पे कब्जा कर रहे थे। ये केवल 3 राज्यों में ही सीमित थे। अब क्या हुआ? बॉम्बे और मद्रास जो दोनों थे, बंबई और मद्रास जो है, इन दोनों को किसके अंदर कर दिया गया? प्रेसिडेंसीज को जो है इसके अंदर सब ऑर्डिनेट कर दिया गया। किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के। अब बंबई और मद्रास दोनों प्रोविंसेस थे तो बड़े, लेकिन फिर भी ये किसके अंडर आते थे? ये उसके बंगाल के अंडर आ गए। तो बंबई और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया गया था, और साथ ही करप्शन ना बढ़े। बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा था। इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, विच वॉज सेटअप इन बंगाल इन 1774। कलकत्ता में 1774 में, एक ही साल बाद हो गया था, 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन यहां से पूछा गया, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है दोस्तों जो हमारी आज की सुप्रीम कोर्ट है, ये तो अलग बनी थी। ये तो 28 जनवरी 1950 को बनी थी, ये अलग चीज है। लेकिन ये उस समय बनाई गई थी कलकत्ता में। इसे एपेक्स कोर्ट भी बोलते थे और सुप्रीम कोर्ट भी बोलते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। खासियत ये है कि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन था वो जो सबसे पहला इसका हेड बना था, सबसे पहला जस्टिस, चीफ जस्टिस था। उसका नाम रख देता हूं मैं, सर एलिजा एम्पे। नाम याद रखना, सर एलिजा एम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1774, जिसे 1774 में सेटअप किया गया था। उसी कलकत्ता में सेटअप होने वाली सुप्रीम कोर्ट के पहले जो जज थे, पहले जो चीफ जस्टिस थे, ही वॉज कॉल्ड सर एलिजा एम्पे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रख लिया। तो हुआ क्या क्या, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। 1773 में हुआ क्या? 1773 में सबसे पहली बात तो ये लाया गया था, इन तीनों प्रेसिडेंसी बंबई, मद्रास, बंगाल के होने वाले जो भी अफेयर्स ये लोग कर रहे थे, जो भी कार्यविधि कर रहे थे, खासकर करप्शन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। चार्टर एक्ट था पहला ये, लेकिन नाम इसका क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। नाम में लिखा है रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और सबसे पहले इन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट। ये लिखना है आपको कि रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्या शुरुआत हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था भारत में? शुरुआत में हुआ था केंद्रीकरण की शुरुआत। पूरा नहीं हो गया था, खाली क्या हुआ था? शुरुआत हुई थी। तो आपको क्या लिखना है? इट इज द स्टार्टिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण की शुरुआत 1773 में हुई थी। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये ध्यान रखना। और दोनों किसको? बंबई को और मद्रास को इसके अंडर में कर दिया गया। और साथ ही साथ 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई और बोला गया कि ये 4 मेंबर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेज रहे हैं। ये 4 काउंसिल मेंबर जो हैं, ये परिषद के सदस्य, ये क्या करेंगे? आपको सजेस्ट करेंगे। जैसे आज प्रधानमंत्री है, फर्ज करो कि आज प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्री परिषद होती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री लोग होते हैं, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो ऐसे 4 लोगों को भेजा था इन लोगों ने कि आपकी सलाह के लिए रहेंगे, और आप जो भी कामकाज करेंगे इनके साथ ही मीटिंग करना है। और भाई साहब, वो मीटिंग करेंगे और कुछ उल्टा सीधा डिसीजन लिया तो सारा डिसीजन की पोल कहां खोल दी जाती? ब्रिटिश संसद में। और फिर ब्रिटिश संसद उनमें क्या करती? बदलाव करने की कोशिश करती। यही हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत ज्यादा समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी कि 20 साल कब तक, अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करेगी, ये इस रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया था, आने वाले 20 ईयर्स के लिए। और 20 साल में अगर आपने हमें फायदा दिया,
20 साल में अगर हमको लगा कि आपको ये 20 साल देने हमारे लिए फायदे का सौदा है, अगर घाटा हुआ तो 20 साल के बाद आप खत्म, लेकिन अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अगर आपने हमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू दिया, फायदा मिल रहा है, तो अगले 20 साल फिर आपको मिल जाएंगे। यही तो उनके लिए था कि 20 साल के बाद अगले 20 साल भी हमें मिलने चाहिए। इंडिया को लूटना शुरू कर दिया था। और रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां आ गई थी। कमियां ये आ गई थी कि आपने एक व्यापारिक कंपनी को चुना राज करने के लिए, एक व्यापारिक कंपनी को आपने राज करने के लिए चुना। ये वैसे ही हो गया कि एक दांत के दवा खाने वाले डॉक्टर को आपने मलेरिया के इलाज करने के लिए भेज दिया। मतलब भाई एक जिसने डेंटिस्ट का कोर्स किया है वो एमबीबीएस का काम कैसे कर सकता है, और काम करना भी तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा, या ज्यादा लोग भेजो फिर। तो हुआ ये कि 1773 के एक्ट की कुछ कमियां थी जिसको सुधारने के लिए इन्होंने नेक्स्ट अधिनियम पारित किया, लेकिन ये अधिनियम